Hello and welcome to Samarth IAS Academy. Now we'll take the economic current affair. राजकोषीय घटनाक्रम। सकल घरेलू उत्पाद के अनंतिम अनुमान 2024-25 NSO के द्वारा। सकल घरेलू उत्पाद के अनंतिम अनुमान। जीडीपी वृद्धि दर 2024-25 के लिए अनुमान है 6.5% का 6.5%। जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान है 24-25 के लिए 6.5% का। वास्तविक जीडीपी 23-24 में 9.2% की रही है। वास्तविक जीडीपी 2023-24 में 9.2% की रही है। नॉमिनल जीडीपी 2023-24 में 9.8% रही है। नॉमिनल जीडीपी 9.8% रही है। वास्तविक जीडीपी रियल जीडीपी 9.2% रही है और 24-25 में अनुमान है 6.5% का। जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस 2011-12 कांस्टेंट प्राइस 2011-12 के बेस पर 187.97 लाख करोड़। जीडीपी 187.97 लाख करोड़ 187.97 लाख करोड़। जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस। नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस। नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस 161.51 लाख करोड़ अनुमानित है 2024-25 के लिए। नेशनल इनकम 161.51 लाख करोड़ अनुमानित है 2024-25 के लिए। प्रति व्यक्ति आय एट कांस्टेंट प्राइस 24-25 में 1.147 लाख 1.147 लाख ये प्रति व्यक्ति आय है। 1,14,700 रुपया 1,14,700 रुपया ये प्रति व्यक्ति आय है कांस्टेंट प्राइस पे 2024-25 के लिए। नॉमिनल जीबीए की संरचना 2024-25 में। जीबीए ग्रॉस वैल्यू एडेड। नॉमिनल जीबीए की संरचना इसमें 24-25 में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान है 19.7%। 19.7% है प्राथमिक क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र का 25.3% हिस्सा है। 25.3% द्वितीयक क्षेत्र का। तृतीयक क्षेत्र का 55%। यानी कि जो जीबीए की संरचना है उसमें टर्सरी सेक्टर 55% है और सेकेंडरी सेक्टर है 25%। प्राथमिक सेक्टर है ये लगभग 20% या 19.7%। इस प्रकार से जीबीए की संरचना है 19.7%, 25.3% और 55%। केंद्रीय बजट 2025-26। केंद्रीय बजट का लक्ष्य रहा है सबका विकास। इसके फोकस रहे हैं गरीबी से मुक्ति, 100% स्कूली शिक्षा, सर्वसुलभ स्वास्थ्य, सार्थक रोजगार, आर्थिक गतिविधियों में 70% महिलाएं, फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड बनाने वाले किसान। ये बजट के टारगेट पॉइंट रहे हैं। गरीबी से मुक्ति, 100% स्कूली शिक्षा, सर्वसुलभ स्वास्थ्य, सार्थक रोजगार, आर्थिक गतिविधियों में 70% महिलाएं, फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड बनाने वाले किसान। विकास के उपाय। विकास के उपाय गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी, 4 ये वर्ग रखे गए हैं। गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी।
जो 10 व्यापक क्षेत्रों में फैला हुआ है। नंबर 1, कृषि विकास और उत्पादकता को बढ़ावा देना, ग्रामीण संपन्नता को सुनिश्चित करना, कृषि विकास और उत्पादकता को बढ़ावा देना, ग्रामीण संपन्नता को सुनिश्चित करना, समावेशी प्रगति, समावेशी प्रगति, विनिर्माण को बढ़ाना, मेक इन इंडिया को आगे लेके जाना, विनिर्माण बढ़ाना, मेक इन इंडिया को आगे लेकर के जाना, एमएसएमई को सहायता, रोजगार द्वारा विकास, एमएसएमई को सहायता, रोजगार द्वारा विकास, जनता और अर्थव्यवस्था में नवाचार और निवेश, जनता और अर्थव्यवस्था में नवाचार और निवेश, ऊर्जा आपूर्ति, निर्यात को बढ़ावा देना, नवाचार को पोषित करना। इस प्रकार से 10 क्षेत्र रहे हैं, जिनमें कृषि विकास, ग्रामीण संपन्नता, समावेशी प्रगति, विनिर्माण और मेक इन इंडिया, एमएसएमई, रोजगार, अर्थव्यवस्था और जनता में नवाचार, निवेश, ऊर्जा आपूर्ति, निर्यात और नवाचार, ये 10 क्षेत्र रहे हैं बजट के। 6 क्षेत्रों में परिवर्तनकारी सुधार का लक्ष्य रखा गया है। कराधान में, ऊर्जा यानी विद्युत, शहरी विकास में, खनन में, वित्तीय क्षेत्र में, विनियामक सुधार में। ये 6 क्षेत्र हैं जहाँ पर परिवर्तनकारी सुधार के लिए लक्ष्य रखा गया है। कराधान, टैक्सेशन, ऊर्जा यानी विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी, शहरी विकास, अर्बन डेवलपमेंट, खनन, माइनिंग सेक्टर में सुधार, वित्तीय क्षेत्र, फाइनेंशियल सेक्टर, विनियामक, रेगुलेटरी रिफॉर्म्स। ये 6 क्षेत्रों में परिवर्तनकारी सुधार के लक्ष्य रखे गए हैं। भारत के विकास के लिए 4 शक्तिशाली इंजन बताए गए हैं बजट में। कृषि, एमएसएमई, निवेश, निर्यात, ये 4 शक्तिशाली इंजन। कृषि, एमएसएमई, निवेश, निर्यात, ये 4 शक्तिशाली इंजन बताए गए हैं। कृषि, एमएसएमई, निवेश, निर्यात। इसमें जो सुधार है उसको ईंधन के रूप में कहा गया है। बजट में कहा गया है कि जो सुधार हैं वो ईंधन के रूप में कार्य करेंगे। समावेशिता को मार्गदर्शक प्रेरणा होगी। समावेशिता यानी इंक्लूसिविटी, ये मार्गदर्शक प्रेरणा होगी। विकसित भारत इसका लक्ष्य होगा। ईंधन होगा सुधार, प्रेरणा होगी समावेशिता यानी इंक्लूसिविटी, और लक्ष्य होगा विकसित भारत। इस बजट में कहा गया है। प्रथम इंजन जो है कृषि है। पीएम धन धान्य कृषि योजना 100 जिलों में चलाई जाएगी, कम उत्पादकता वाले क्षेत्रों में। पीएम धन धान्य कृषि योजना 100 जिलों में। इसमें 1.7 करोड़ किसानों को मदद मिलेगी। 1.7 करोड़ किसानों को मदद मिलेगी 100 जिलों में। पीएम धन धान्य कृषि योजना, जहां पर उत्पादकता कम है। दूसरा, ग्रामीण संपन्नता और अनुकूलन निर्माण कार्यक्रम 100 विकासशील कृषि जिलों में ये लागू किया जाएगा। ग्रामीण संपन्नता और अनुकूलन निर्माण कार्यक्रम 100 विकासशील कृषि जिलों में। ग्रामीण महिलाओं, युवाओं, किसान, रोजगार को व्यवसाय, कृषि उत्पादकता में बढ़ावा देना। ग्रामीण महिलाओं, युवाओं का विकास, रोजगार, व्यवसाय, कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देना, ये इसका लक्ष्य होगा। ग्रामीण संपन्नता और अनुकूलन निर्माण कार्यक्रम का 100 विकासशील कृषि जिलों में ये चलाया जाएगा। दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन, तूर, उड़द, मसूर पर ध्यान दिया जाएगा। तूर, उड़द, मसूर पर ध्यान दिया जाएगा दलहनों में आत्मनिर्भरता के लिए। बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना की जाएगी। मखाना बोर्ड बिहार में। राष्ट्रीय उच्च पैदावार बीज मिशन, राष्ट्रीय उच्च पैदावार बीज मिशन, ये अनुसंधान, निवेश और कीट प्रबंधन पर ध्यान दिया जाएगा। अनुसंधान, निवेश, कीट प्रबंधन पर ध्यान दिया जाएगा। कपास उत्पादकता मिशन, कपास को बढ़ावा देने के लिए। अल्पकालिक ऋण की सीमा
बढ़ाई गई है। अल्पकालिक ऋण की सीमा 3 लाख से 5 लाख रुपए तक कर दी गई है। किसान क्रेडिट कार्ड से 7.7 करोड़ किसानों को, मछुआरों, डेयरी किसानों को ऋण 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए तक की जाएगी। 7.7 करोड़ किसानों, मछुआरों, डेयरी किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड से 3 लाख रुपए से बढ़ा करके ऋण सीमा 5 लाख रुपए कर दी गई है। यूरिया की उत्पादकता बढ़ाने के लिए असम के नामरूप में एक संयंत्र की स्थापना होगी। यूरिया की उत्पादकता बढ़ाने के लिए 12.7 लाख मीट्रिक टन प्रति वर्ष उत्पादन नामरूप में होगा। ये असम में 12.7 लाख मीट्रिक टन का प्रति वर्ष उत्पादन नामरूप असम में एक संयंत्र लगेगा यूरिया उत्पादन के लिए। भारत मत्स्य के उत्पादन में और जलीय कृषि में विश्व में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। मत्स्य के उत्पादन में, मछली उत्पादन में और जलीय कृषि में विश्व में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है भारत। अब है दूसरे इंजन के रूप में एमएसएमई। 5.7 करोड़ एमएसएमई हैं भारत में। 5.7 करोड़ एमएसएमई हैं भारत में। निर्यात में इनका योगदान 45% का है एमएसएमई का। 5.7 करोड़ एमएसएमई हैं, निर्यात में इनका योगदान 45% का है। रोजगार में इनका योगदान 7.5 करोड़ लोगों को रोजगार देते हैं। ये 7.5 करोड़ लोगों को रोजगार देते हैं। विनिर्माण में इनका हिस्सा 36% का है। एमएसएमई का हिस्सा जो विनिर्माण में है 36% का है। रोजगार 7.5 करोड़ लोगों को देते हैं। निर्यात इससे होता है 45% का योगदान है निर्यात में। 5.7 करोड़ टोटल एमएसएमई हैं भारत में। एमएसएमई का वर्गीकरण, अब निवेश को 2.5 गुना, कारोबार की सीमा को 2 गुना कर दिया गया है बढ़ा करके। निवेश की सीमा को 2.5 गुना और कारोबारी सीमा को 2 गुना बढ़ा दिया गया है। जैसे सूक्ष्म उद्योगों के लिए पहले निवेश था 1 करोड़ रुपया, अब इसको 2.5 गुना करके 2.5 करोड़ रुपए किया गया है। और लघु उद्योगों के लिए जो निवेश था 10 करोड़ रुपया था, अब इसको 2.5 गुना बढ़ा के 25 करोड़ रुपया किया गया है। मध्यम उद्योग के लिए जो 50 करोड़ रुपया था, अब इसको बढ़ा करके 125 करोड़ रुपया कर दिया गया है निवेश। तो सूक्ष्म, लघु और मध्यम के लिए जो निवेश है वो 2.5, 25, 125 करोड़ रुपया होगा। 2.5, 25 और 125 करोड़ रुपए निवेश होगा। इसी तरीके से कारोबारी सीमा को 2 गुना बढ़ाया गया है। जो पहले का सूक्ष्म उद्यम के लिए कारोबारी सीमा 5 करोड़ रुपए था वो 10 करोड़ है। 50 करोड़ जो लघु के लिए था वो 100 करोड़ रुपए हो गया है। 250 करोड़ जो मध्यम के लिए था वो 500 करोड़ हो गया है। तो जो कारोबार की सीमा है एमएसएमई में वो सूक्ष्म उद्योग के लिए 10 करोड़ अब है, लघु के लिए 100 करोड़ है और मध्यम के लिए 500 करोड़ रुपया है। ये एमएसएमई का वर्गीकरण है एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए। ऋण गारंटी कवर को बढ़ाया जाएगा। एमएसएमई के लिए 5 करोड़ रुपए से बढ़ा करके 10 करोड़ रुपए ऋण गारंटी कवर एमएसएमई के लिए 5 करोड़ रुपए से बढ़ा करके 10 करोड़ रुपए तक। स्टार्टअप के लिए 10 करोड़ रुपए से बढ़ा करके 20 करोड़ रुपए होगा। एमएसएमई के लिए 5 करोड़ से ऋण गारंटी कवर बढ़ाकर 10 करोड़ रुपया और स्टार्टअप के लिए 10 करोड़ से बढ़ा करके 20 करोड़ रुपया होगा ऋण गारंटी कवर। उद्यम पोर्टल पर पंजीकृत सूक्ष्म उद्योगों के लिए 5 लाख की सीमा वाले विशेष अनुकूल क्रेडिट कार्ड शुरू किए जाएंगे। उद्यम पोर्टल पर पंजीकृत सूक्ष्म उद्यमों के लिए 5 लाख रुपए की सीमा वाले विशेष अनुकूल क्रेडिट कार्ड शुरू किए जाएंगे। पूर्वोदय में बिहार में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी, एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट की स्थापना होगी। पूर्वोदय योजना के तहत बिहार में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी, एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट की स्थापना होगी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी, एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट की स्थापना होगी बिहार में। राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन, मेक इन इंडिया को आगे बढ़ाना है। राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन,
मेक इन इंडिया को आगे बढ़ाना इसका लक्ष्य है। 5 क्षेत्रों पर ध्यान दिया जाएगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर, नौकरियों के लिए भावी कार्यबल के लिए, एमएसएमई क्षेत्र, प्रौद्योगिकी की उपलब्धता, गुणवत्ता युक्त उत्पाद। 5 क्षेत्रों पर ध्यान होगा राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन का। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर, नौकरियों के लिए भावी कार्यबल, एमएसएमई क्षेत्र, प्रौद्योगिकी की उपलब्धता, गुणवत्ता युक्त उत्पाद, इन पर ध्यान दिया जाएगा। तीसरे इंजन के रूप में निवेश होगा। निवेश कहाँ कहाँ किया जाएगा? लोगों में, अर्थव्यवस्था में, नवाचार में निवेश। लोगों में, अर्थव्यवस्था में, नवाचार में। 5 साल में सरकारी स्कूलों में 50,000 अटल टिंकरिंग लैब की स्थापना होगी। 5 साल में सरकारी स्कूलों में 50,000 अटल टिंकरिंग लैब की स्थापना की जाएगी। नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्किलिंग, नेशनल सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्किलिंग, 5 नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना होगी वैश्विक भागीदारी से। 5 नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। मेक फॉर इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड, इसका लक्ष्य रहेगा। मेक फॉर इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड, इसका लक्ष्य रहेगा। 3 एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, 3 एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, कृषि में, स्वास्थ्य में और सतत विकास शहरों के लिए। कृषि, स्वास्थ्य और धारणीय सस्टेनेबल सिटीज के लिए, कृषि, स्वास्थ्य और सस्टेनेबल सिटीज के लिए 3 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना होगी। कृषि, स्वास्थ्य और सस्टेनेबल सिटीज के लिए। 500 करोड़ से शिक्षा के लिए एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना होगी। 500 करोड़ से शिक्षा के लिए एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना होगी। 500 करोड़ से शिक्षा के लिए। भारतीय भाषा पुस्तक योजना, ये पुस्तकों को डिजिटल रूप में उपलब्ध कराने के लिए एक योजना होगी। पुस्तकों को डिजिटल रूप में उपलब्ध कराने के लिए। 4 नंबर, पूंजीगत व्यय और सुधारों के लिए राज्यों को ब्याज मुक्त ऋण। पूंजीगत व्यय के लिए और सुधार के लिए राज्यों को ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। राज्यों को ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा जो कि 50 साल की अवधि के लिए होगा, बिना ब्याज के। 1.5 लाख करोड़ परिव्यय का इस पे प्रस्ताव है। 1.5 लाख करोड़ रुपए के परिव्यय का प्रस्ताव है कि राज्यों को दिया जाएगा पूंजीगत व्यय करने के लिए और सुधार करने के लिए 50 साल की अवधि के लिए, जो कि ब्याज मुक्त होगा। एसेट मोनेटाइजेशन प्लान 2.0 2025 से 30 के लिए होगा। ये एसेट मोनेटाइजेशन प्लान 2.0 2025 से 30 की समयावधि के लिए होगा। अगला है नल से पेयजल प्रदान करना। नल से पेयजल प्रदान करना, ये अगला है। जल जीवन मिशन का विस्तार 2028 तक किया जाएगा। जल जीवन मिशन का विस्तार 2028 तक किया जाएगा। 2019 में शुरू किया गया था। 15 करोड़ से जो 15 करोड़ से ज़्यादा परिवारों को कवर किया गया था। ग्रामीण आबादी का 80% था। तब से 2019 से ये नल से जल प्रदान किया जा रहा है। 15 करोड़ से ज़्यादा परिवार यानी कि ग्रामीण आबादी का 80% इनको कवर किया गया है 2019 से। अब इसको 100% कवरेज का लक्ष्य रखा गया है, इसलिए इसको बढ़ा करके 2028 तक कर दिया गया है। नल से पेयजल प्रदान करना। अगला है अर्बन चैलेंज फंड। 1 लाख करोड़ रुपए का एक अर्बन चैलेंज फंड की स्थापना होगी। 1 लाख करोड़ रुपए का अर्बन चैलेंज फंड की स्थापना होगी। विकास केंद्रों के रूप में शहर की स्थापना, शहरों का सृजनात्मक पुनर्विकास, जल और स्वच्छता के लिए ये अर्बन चैलेंज फंड 1 लाख करोड़ रुपए की स्थापना होगी। इसमें क्या होगा? विकास केंद्रों के रूप में शहरों की स्थापना और शहरों का सृजनात्मक पुनर्विकास, जल और स्वच्छता के लिए खर्च होगा। अर्बन चैलेंज फंड 1 लाख करोड़ रुपए का।
100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा विकास 2047 तक। 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा विकास 2047 तक परमाणु ऊर्जा के बारे में लक्ष्य रखा गया है बजट में। 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा का विकास किया जाएगा 2047 तक। ऊर्जा परिवर्तन के प्रयास के लिए आवश्यक है। न्यूक्लियर एनर्जी मिशन 20,000 करोड़ के परिव्यय के साथ में शुरू किया गया है। न्यूक्लियर एनर्जी मिशन 20,000 करोड़ परिव्यय के साथ में शुरू किया गया है। इसमें लक्ष्य होगा कि 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा का विकास हो जाए 2047 तक। मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड 25,000 करोड़ का, मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड 25,000 करोड़ का सामुद्रिक उद्योग और के वित्त पोषण के लिए, सामुद्रिक उद्योग के लिए वित्त पोषण के करने के लिए 25,000 करोड़ का मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड की स्थापना होगी। केंद्र सरकार 49% तक अंशदान करेगी मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड में। बाकी जो है 51% ये पत्तनों से और निजी क्षेत्र से उगाही की जाएगी। मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड 25,000 करोड़ का सामुद्रिक उद्योग के वित्त पोषण के लिए होगा ये मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड। जीन बैंक की स्थापना, ये खाद्य और पोषण सुरक्षा के लिए 10 लाख जर्म प्लाज्म लाइनों के साथ में शुरू किया जाएगा जीन बैंक की स्थापना। खाद्य और पोषण सुरक्षा के लिए 10 लाख जर्म प्लाज्म लाइनों के साथ में जीन बैंक की स्थापना की जाएगी, ये बजट में कहा गया है। खाद्य और पोषण सुरक्षा के लिए नेशनल जियो स्पेशियल मिशन, भू स्थानिक अवसंरचना डेटा विकास, डेटा को विकसित करने के लिए ये शहरी योजना के डिज़ाइन में मदद करेगी। भू स्थानिक अवसंरचना डेटा के विकसित करने के लिए शहरी योजना के डिज़ाइन में मदद करेगी नेशनल जियो स्पेशियल मिशन। ज्ञान भारतम मिशन, 1 करोड़ से ज़्यादा पांडुलिपियों का डिजिटल संग्रह होगा। ज्ञान भारतम मिशन 1 करोड़ से ज़्यादा पांडुलिपियों का डिजिटल संग्रह होगा। ज्ञान भारतम मिशन 1 करोड़ से ज़्यादा पांडुलिपियों का ये डिजिटल संग्रह होगा ज्ञान भारतम मिशन के तहत। अब आता है चौथे इंजन के रूप में निर्यात। चौथे इंजन के रूप में जो बजट में संकल्पना की गई है कि वो निर्यात होगा, तो बजट में कहा गया है एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन शुरू किया जाएगा। एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन जो क्षेत्रीय और मंत्रालयीय लक्ष्यों के साथ में होगा, यानी कि कुछ क्षेत्रीय लक्ष्य होंगे और कुछ मंत्रालयवार कुछ लक्ष्य दिए जाएंगे एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए। दूसरा है भारत ट्रेड नेट, BTN, भारत ट्रेड नेट, व्यापार वित्त पोषण के समाधान के लिए। भारत ट्रेड नेट व्यापार और वित्त पोषण के समाधान के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना की स्थापना की जाएगी। डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना की स्थापना की जाएगी भारत ट्रेड नेट। नेक्स्ट है बीमा क्षेत्र में निवेश 74% से बढ़ाकर के 100% किया गया है। बीमा के क्षेत्र में जो निवेश है वो 74% से बढ़ाकर 100% किया गया है। उन कंपनियों के लिए जो भारत में संपूर्ण प्रीमियम का निवेश करेंगे, केवल उनके लिए होगा ये, यानी कि ऐसी कंपनियां जो भारत में संपूर्ण प्रीमियम का निवेश करेंगी उनके लिए बीमा क्षेत्र में निवेश 74% से बढ़ा करके 100% कर दिया गया है। इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स ऑफ स्टेट्स, इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स ऑफ स्टेट्स एक कॉम्पिटिटिव कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ाने के लिए शुरू किया जाएगा 2025 में। इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स ऑफ स्टेट्स ये कॉम्पिटिटिव कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बढ़ाने के लिए शुरू किया जाएगा 2025 में। 7 टैरिफ दरों को हटाने का प्रस्ताव किया गया है बजट में। इसके बाद टैरिफ दरें 0 दर सहित 8 रह जाएंगी। 7 टैरिफ दरों को हटाने का प्रस्ताव किया गया है। इसके बाद में जो टैरिफ की दरें हैं वो 0 दर के साथ में 8 रह जाएंगी। 6 जीवन रक्षक दवाओं को 5% के रियायती सीमा शुल्क दवाओं की सूची में शामिल करने का प्रस्ताव किया गया है। 6 जीवन रक्षक दवाओं को 5% के रियायती सीमा शुल्क दवाओं की सूची में शामिल करने का प्रस्ताव किया गया है। 12 लाख रुपए तक की आय टैक्स फ्री होगी। 12 लाख तक की आय को टैक्स फ्री किया गया है।
केंद्रीय बजट 2025-26 के तथ्य। केंद्रीय बजट 2025-26 के तथ्य। जो बजट का आकार होगा वो होगा 50.65 लाख करोड़। बजट का आकार है 2025-26 में 50.65 लाख करोड़। पचास पैंसठ 345 करोड़। पचास लाख 65,345 करोड़। 50,65,345 या 50.65 लाख करोड़ का ये बजट है। 7.4% ये पिछले साल से ज़्यादा बड़ा है। पिछले साल से 7.4% बढ़ा है ये बजट। कुल प्राप्तियां अदर देन बोरोइंग यानी उधारी के अतिरिक्त जो कुल प्राप्तियां हैं वो हैं लगभग 34.96 लाख करोड़। 34,96,409 करोड़। 34,96,409 करोड़ 11.1% ये ज़्यादा है कुल प्राप्तियां। अदर देन बोरोइंग कुल प्राप्तियां हैं 50.65 लाख करोड़ के आकार बजट में। जो टोटल बजट है 50.65 लाख करोड़, उसमें से 34.96 लाख करोड़ 34.96 लाख करोड़ ये कुल प्राप्तियां हैं अदर देन बोरोइंग। 34.96 लाख करोड़। डेफिसिट राजस्व घाटा ये जीडीपी का 25-26 में 1.5%। राजस्व घाटा जीडीपी का 1.5%। पिछले वर्ष में ये 1.9% रहा है। राजस्व घाटा 1.5% जीडीपी का 2025-26 में। पिछले साल ये रहा है राजस्व घाटा 1.9% का। अभी 1.5% रहने का अनुमान है 25-26 में। प्राथमिक राजस्व घाटा 0.3%। प्राथमिक राजस्व घाटा ये प्राथमिक राजस्व घाटा 2011 से शुरू किया गया था। इसमें राजस्व घाटा में से कैपिटल क्रिएशन के लिए जो ग्रांट दिया जाता है उसको निकाल दिया जाता है। यानी कि जो राजस्व घाटा है उसमें से कैपिटल फॉर्मेशन का पार्ट निकाल दिया जाता है। रेवेन्यू डिफिसिट माइनस ग्रांट्स फॉर कैपिटल क्रिएशन, दैट इज प्राइमरी रेवेन्यू डिफिसिट। प्राथमिक राजस्व घाटा 0.3%। फिस्कल डेफिसिट 4.4% का टारगेट है। 4.4% का टारगेट है फिस्कल डेफिसिट का। पिछले साल में 4.8% था ये राजकोषीय घाटा। फिस्कल डेफिसिट पिछले साल में 4.8% था। प्राइमरी डेफिसिट जब इंटरेस्ट फिस्कल डेफिसिट में से इंटरेस्ट को निकाल दिया जाए तो प्राइमरी डेफिसिट होता है। और ये प्राइमरी डेफिसिट 0.8%। यानी कि जो फिस्कल डेफिसिट है इसमें से इंटरेस्ट ब्याज को अगर घटा दिया जाए तो प्राइमरी डेफिसिट मिलता है जो कि 0.8% है। सब्सिडी 4.26 लाख करोड़ टोटल सब्सिडी दी गई है। 4.26 लाख करोड़ जो कि फूड फर्टिलाइजर इंटरेस्ट एलपीजी इस तरीके से सब्सिडी का सीरियल है। फूड फर्टिलाइजर इंटरेस्ट एलपीजी फूड में 2 लाख करोड़ की सब्सिडी। फूड में 2 लाख करोड़ की सब्सिडी है। फर्टिलाइजर के लिए है 1.6 लाख करोड़ की सब्सिडी। और इंटरेस्ट ब्याज में है 28,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी। एलपीजी के लिए है 14,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी। तो सब्सिडी जो दिया गया है फूड फर्टिलाइजर इंटरेस्ट एलपीजी, फूड फर्टिलाइजर इंटरेस्ट एलपीजी।
बजट डिटेल्स 25-26, टोटल रिसीट 50-65-345 करोड़, 50-65-345 करोड़, यानी कि 50.65 लाख करोड़ ये टोटल रिसीट हुआ। इसमें से रेवेन्यू रिसीट जो हुई 68% के करीब में रही है रेवेन्यू रिसीट, और कैपिटल रिसीट रही है 32% के करीब में। कैपिटल रिसीट रही है 32% के करीब में, यानी रेवेन्यू रिसीट 68%, कैपिटल रिसीट 32%। और इसमें से टैक्स रेवेन्यू जो आया है रेवेन्यू रिसीट में टैक्स रेवेन्यू आया है 83%, नॉन टैक्स 17%। टैक्स रेवेन्यू रहा है, यानी टैक्स से जो रेवेन्यू रिसीट हुआ है 83%, नॉन टैक्स से 17%। इसी तरीके से टोटल एक्सपेंडिचर भी 50-65-345 करोड़ का रहा, यानी कि 50 जितना रिसीट उतना टोटल एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर में रेवेन्यू अकाउंट पे जो है 78% का खर्च हुआ है, 78% जो खर्च हुआ है ऑन रेवेन्यू अकाउंट। कैपिटल अकाउंट पे 22% खर्च हुआ है लगभग, कैपिटल अकाउंट में जो खर्च हुआ है 22% खर्च हुआ है। 78% जो खर्च हुआ है रेवेन्यू अकाउंट में 39.44 लाख करोड़, और 11.2 लाख करोड़ ये यानी कि 22% लगभग 11.2 लाख करोड़ रुपए खर्च हुआ है कैपिटल अकाउंट पर। इंटरेस्ट पेमेंट 32%, रेवेन्यू अकाउंट में 32% जो है इंटरेस्ट पेमेंट किया गया है। डेट, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्स टू रिड्यूस आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज 50+-1%, यानी 50% और रेंज है +-1% ऑफ जीडीपी बाई 2031, 2031 तक जो बकाया देनदारियां हैं वो केंद्र सरकार ने लक्ष्य रखा है घटा करके 50% +-1% के आसपास लाने के लिए 2031 तक। 2025-26 में 56.1% ऑफ जीडीपी ये रहा है बकाया देयताएँ। जो बकाया देयताएँ रही हैं 2025-26 के लिए 56% रही हैं, 56.1%। केंद्र सरकार ने 2031 तक ये टारगेट रखा है कि इसको हम घटा करके 50% +-1% तक लेके आएंगे जीडीपी के बकाया देयताएँ। अब देखते हैं रुपया आता है, सबसे ज़्यादा जो पैसा आता है उधार और अन्य देयता से 24%, उधार और अन्य देयता से 24%, आयकर से 22%, 22% आता है आयकर से, जीएसटी से आता है 18%, फिर आता है निगम कर से 17%, निगम कर से 17%, और फिर आता है कर भिन्न प्राप्तियां 9%, 9% आता है कर नॉन टैक्स रिसीट से, केंद्रीय उत्पाद शुल्क से आता है 5%, सीमा शुल्क से आता है 4%। ये रुपया आता है, केंद्र सरकार का जो पैसा आता है उसका स्ट्रक्चर है। सबसे ज़्यादा जो केंद्र सरकार के पास पैसा आता है वो उधार और अन्य देयता से आता है 24%, उधार और अन्य देयता से 24%। फिर आता है आयकर से 22% केंद्र सरकार के पास, आयकर से 22%। उसके बाद में आता है तीसरे नंबर पर जीएसटी, जहां 18% आता है, जीएसटी से 18% आता है। निगम कर से 17% आता है, चौथे नंबर पर आता है। फिर आता है कर भिन्न प्राप्तियों से 9%, और फिर केंद्रीय उत्पाद शुल्क से 5%, सीमा शुल्क से 4%। इस प्रकार से रुपया आता है केंद्र सरकार के पास। रुपया जाता है यानी केंद्र सरकार का जो खर्च होता है वो कर और शुल्कों में राज्य का हिस्सा जाता है 22%। जो रुपया केंद्र सरकार का जाता है वो कर और शुल्क में राज्यों का हिस्सा 22% जाता है। ब्याज अदायगी 20% की होती है, 20% में उसके दूसरे नंबर पर ब्याज अदायगी है केंद्र सरकार के लिए।
फिर आता है तीसरे नंबर पर केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं, रक्षा और सब्सिडी को छोड़ करके 16%। केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं 16% में आती हैं, जहां रक्षा और सब्सिडी को छोड़ करके। उसके बाद में आता है केंद्र प्रायोजित योजनाएं, जिस पे 8% खर्चा होता है। उसके बाद में है रक्षा और वित्त आयोग के अंतरण, ये सब 8-8% के हैं। केंद्र प्रायोजित योजना, रक्षा, वित्त आयोग, ये सब 8% के रेंज में है। तो सबसे ज़्यादा जो केंद्र सरकार का खर्चा होता है 22%, वो है करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा, ये 22% में होता है। उसके बाद में 20% में होती है केंद्र सरकार की ब्याज अदायगी। फिर आता है 16% में केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं, जहां रक्षा और सब्सिडी को छोड़ करके। उसके बाद में आते हैं केंद्र प्रायोजित योजनाएं, जो 8% में है, रक्षा वे 8% में है, वित्त आयोग के अंतरण 8% में है, अन्य वे भी 8% में है। इस तरीके से सब्सिडी 6% की, सब्सिडी 6% की, और पेंशन 4%, सब्सिडी 6%, पेंशन 4%। इस प्रकार से केंद्र सरकार का खर्चा होता है। मंत्रालय के अनुसार जो आवंटन किया गया है, उसमें सबसे ज़्यादा रक्षा मंत्रालय को किया गया है आवंटन। 13.4% कुल बजट का रक्षा मंत्रालय को दिया गया है। 6.8 लाख करोड़ रुपया, 6.8 लाख करोड़ रुपया सबसे ज़्यादा रक्षा मंत्रालय को दिया गया है। सड़क परिवहन मंत्रालय को दिया गया है 5.7% हिस्सा। बजट का जो 5.7% हिस्सा है वो सड़क परिवहन को दिया गया है। फिर रेलवे को दिया गया है 5%, गृह मंत्रालय को 4.6%, उपभोक्ता मामले के मंत्रालय को 4.3%। फिर उसके बाद में है ग्रामीण विकास को दिया गया है, रसायन उर्वरक विभाग को दिया गया है, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय को दिया गया है। तो सबसे ज़्यादा जो व्यय किया गया है रक्षा मंत्रालय पर किया गया है। नंबर 1 पर है रक्षा मंत्रालय, जहां पर 13.4% बजट का हिस्सा मिला है। सड़क परिवहन को 5.7%, रेलवे को 5%, गृह मंत्रालय को 4.6%, उपभोक्ता मामले के मंत्रालय को 4.3%। इसके बाद में आते हैं ग्रामीण विकास मंत्रालय, रसायन उर्वरक मंत्रालय, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय। ये मंत्रालयवार जो आवंटन किया गया है बजट में, उसका विवरण है। प्रमुख मदों पर व्यय, रक्षा पर व्यय 4.9 लाख करोड़ रुपया, रक्षा पर व्यय 4.9 लाख करोड़ रुपया। ग्रामीण विकास पर जो व्यय किया गया है 2.6 लाख करोड़। सबसे ज़्यादा जो व्यय किया गया है रक्षा पर किया गया है 4.9 लाख करोड़। ग्रामीण विकास पर 2.6 लाख करोड़। गृह विभाग 2.3 लाख करोड़। कृषि और संबद्ध मामलों में 1.7 लाख करोड़। शिक्षा पर 1.28 लाख करोड़, शिक्षा पर 1.28 लाख करोड़। स्वास्थ्य पर 98,000 करोड़ रुपया, स्वास्थ्य पर 98,000 करोड़ रुपया। शहरी विकास पर 96,000 करोड़ रुपया, शहरी विकास पर। आईटी टेलीकॉम पर 95,000 करोड़ रुपया, आईटी टेलीकॉम पर 95,000 करोड़। ऊर्जा में 81,000 करोड़। समावेशी कल्याण पर 60,000 करोड़ रुपया खर्च किया गया है। सबसे ज़्यादा रक्षा पर खर्च किया गया 4.9 लाख करोड़। फिर ग्रामीण विकास में 2.6 लाख करोड़। फिर गृह मंत्रालय, गृह मामलों पर 2.3 लाख करोड़। कृषि और संबद्ध क्षेत्र में 1.7 लाख करोड़। शिक्षा में 1.28 लाख करोड़। स्वास्थ्य पर 98,000 करोड़। शहरी विकास में 96,000 करोड़। आईटी टेलीकॉम पर 95,000 करोड़। ऊर्जा में 81,000 करोड़। समावेशी कल्याण के लिए 60,000 करोड़ रुपए खर्च किया गया है। प्रमुख योजनाओं के लिए आवंटन, जो सबसे ज़्यादा किस योजना में दिया गया है? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना पर
सबसे ज़्यादा जो आवंटन किया गया है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना पर 2.03 लाख करोड़, लगभग 2 लाख करोड़ रुपया दिया गया है, जो सबसे ज़्यादा है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना पर। उसके बाद में 86,000 करोड़ रुपया दिया गया है मनरेगा पर। उसके बाद में दिया गया है 86,000 करोड़ रुपया मनरेगा पर। फिर दिया गया है जल जीवन मिशन पर 67,000 करोड़ रुपया। जल जीवन मिशन पर दिया गया है 67,000 करोड़। पीएम किसान को दिया गया है 63,000 प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण पे 54,000 करोड़ रुपए दिया गया है। तो इस तरीके से योजनाओं पर जो व्यय है, सबसे ज़्यादा जो व्यय किया गया है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना पर। फिर उसके बाद मनरेगा पर 86,000 करोड़, फिर जल जीवन मिशन पर 67,000 करोड़, पीएम किसान पर 63,000 पीएम आवास योजना ग्रामीण पर 54,000 करोड़ रुपए। इस प्रकार से ये योजनाओं पर व्यय हुआ है। अन्य तथ्य, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा अग्रिम अनुमान जो बताए गए हैं वो है भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर 6.4%। भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर 6.4%। सांकेतिक जीडीपी वृद्धि दर 9.7% अनुमानित है। सांकेतिक जो जीडीपी वृद्धि दर है वो 9.7% अनुमानित है। कृषि क्षेत्र में जो वृद्धि दर है 3.8% का अनुमान है। औद्योगिक क्षेत्र में 6.2%, सेवा क्षेत्र में 7.2%। कृषि क्षेत्र में जो वृद्धि दर अनुमान है 3.8% का, औद्योगिक क्षेत्र में 6.2% का, सेवा क्षेत्र में 7.2% का। विदेशी मुद्रा भंडार दिसंबर 2024 के अंत तक 640.3 बिलियन यूएस डॉलर था। विदेशी मुद्रा भंडार दिसंबर 2024 तक 640.3 बिलियन यूएस डॉलर हो गया। 90% ये बाह्य ऋण को कवर करने के लिए पर्याप्त है। 11 माह के आयात को कवर करने के लिए पर्याप्त है ये विदेशी मुद्रा भंडार 640.3 बिलियन डॉलर। ये 2024 दिसंबर तक का डेटा है। नेक्स्ट आते हैं आर्थिक समीक्षा 2024-25। 31 जनवरी 2025 को संसद में पेश की गई है आर्थिक समीक्षा। 31 जनवरी 2025 को संसद में पेश किया गया है आर्थिक समीक्षा को। स्थिर कीमतों पर 2011-12 में जीडीपी वृद्धि दर फिस्कल ईयर फाइनेंशियल ईयर 2025, ये आर्थिक समीक्षा ने उम्मीद की है 6.4% की वृद्धि की। फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए आर्थिक समीक्षा ने 6.4% की उम्मीद की है जीडीपी वृद्धि दर की। आर्थिक समीक्षा में 6.4% की उम्मीद की गई है। 2026 फाइनेंशियल ईयर में अनुमान है 6.3 से 6.8% का। आर्थिक समीक्षा ने अनुमान किया कि 2026 फाइनेंशियल ईयर में 6.3 से 6.8% का अनुमान है। विश्व जीडीपी अगले 5 वर्ष में 3.2% के आसपास रहेगी, यह अनुमान आर्थिक समीक्षा ने किया है। विश्व की जीडीपी अगले 5 वर्षों में 3.2% के आसपास रहेगी, यह आर्थिक समीक्षा में अनुमान किया गया है। खुदरा मुद्रास्फीति हेडलाइन इन्फ्लेशन फाइनेंशियल ईयर 24 के 5.4 से घटकर अप्रैल और दिसंबर 2024 में 4.9% हुई है। खुदरा मुद्रास्फीति जो फाइनेंशियल ईयर 24 में 5.4% थी, अब घट करके अप्रैल दिसंबर 2024 में 4.9% हुई है। यानी खुदरा मुद्रास्फीति हेडलाइन मुद्रास्फीति घटी है। पूंजीगत व्यय जीडीपी के 3.2%, पूंजीगत व्यय जीडीपी का 3.2% 2023-24 में पूंजीगत व्यय 3.2% जीडीपी का। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की एनजीपीए 2018 के उच्च स्तर पर थे, जो सितंबर 2024 में घटकर सकल ऋण और अग्रिम के 2.6% पर आ गई है। 12 साल के निम्न स्तर पर है। जो एनपीए है वाणिज्यिक बैंकों का जो एनपीए है ग्रॉस
ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो 2018 में उच्च स्तर पर था, 2024 सितंबर में ये घट करके 2.6% पर आ गई है। बारह साल के निम्न स्तर पर रहा है ये। एक्सटर्नल सेक्टर, बाह्य क्षेत्र। कुल निर्यात वस्तु और सेवा का 2025 के पहले 9 महीनों में वर्ष दर वर्ष 6% की वृद्धि हुई है। कुल निर्यात में यानी वस्तु और सेवा के कुल निर्यात में 2025 के पहले 9 महीने में वर्ष दर वर्ष ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 6% की वृद्धि देखी गई है। यह निर्यात 602.6 बिलियन यूएस डॉलर हुआ। निर्यात 602.6 बिलियन यूएस डॉलर हुआ। टोटल जो निर्यात हुआ है 602.6 बिलियन यूएस डॉलर का हुआ है। दूरसंचार कंप्यूटर सूचना सेवा में भारत की हिस्सेदारी 10.2% है। निर्यात में दूरसंचार कंप्यूटर सूचना सेवा में भारत की हिस्सेदारी 10.2% है। पूरी दुनिया में भारत का स्थान जो दूसरा है निर्यातक में, ये कंप्यूटर दूरसंचार सूचना क्षेत्र में जो पूरी दुनिया में भारतीय स्थान दूसरा है निर्यात में। अन्य व्यावसायिक सेवाओं का निर्यात में तीसरा स्थान है। अन्य व्यावसायिक सेवाओं के निर्यात में भारत का तीसरा स्थान है पूरी दुनिया में। फाइनेंशियल ईयर 25 की दूसरी तिमाही में भारत का चालू खाता घाटा करंट अकाउंट डेफिसिट 1.2% जीडीपी का रहा है। करंट अकाउंट डेफिसिट 1.2% जीडीपी का रहा है। फाइनेंशियल ईयर की दूसरी तिमाही में 1.2% का चालू खाता घाटा रहा है। दिसंबर 2024 में विदेशी मुद्रा भंडार 640.3 यूएस बिलियन डॉलर। दिसंबर 2024 में विदेशी मुद्रा भंडार 640.3 यूएस बिलियन डॉलर रहा है। 640.3 बिलियन यूएस डॉलर रहा है। 11 माह के आयात को बाह्य ऋण के 90% को कवर करता है। चौथा स्थान पूरी दुनिया में विदेशी मुद्रा भंडार में भारत का आ गया है। चीन, जापान, स्विट्जरलैंड, भारत। सबसे ज़्यादा जो विदेशी मुद्रा भंडार चीन का है, फिर जापान का है, फिर स्विट्जरलैंड का है, फिर चौथे नंबर पर भारत का है। चीन, जापान, स्विट्जरलैंड, भारत। चीन, जापान, स्विट्जरलैंड, भारत। भारत का चौथा स्थान है विदेशी मुद्रा में। कपड़ा और परिधान का छठा बड़ा निर्यातक है भारत। टेक्सटाइल में 6th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर भारत है। भारत इसके जीडीपी में 2.3% का योगदान है कपड़ा निर्यात का। औद्योगिक उत्पादन में 13% का हिस्सा है कपड़ा और परिधान क्षेत्र का। निर्यात में 12%, 45 मिलियन प्रत्यक्ष रोजगार देता है। ये 45 मिलियन लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार देता है। 80% क्षमता इसकी एमएसएमई समूहों में फैली हुई कपड़ा और परिधान क्षेत्र की जो 80% क्षमता है वो एमएसएमई के रूप में, क्लस्टर के रूप में फैली हुई है। तो छठा बड़ा निर्यातक है भारत कपड़ा परिधान का। जीडीपी में 2.3% का योगदान, औद्योगिक उत्पादन में 13% का योगदान, निर्यात में 12% का योगदान, 45 मिलियन प्रत्यक्ष रोजगार देता है। 80% इसकी जो कपड़े की क्षमता है एमएसएमई क्लस्टर में फैली हुई है। शिपिंग में भारत शीर्ष निर्यातक है। 33% शिपिंग बाजार में हिस्सेदारी है भारत की। शिपिंग में भारत शीर्ष निर्यातक है। 33% शिपिंग बाजार में हिस्सेदारी है भारत की। शिपिंग में भारत शीर्ष निर्यातक है। वैश्विक सेवा निर्यात में हिस्सेदारी 2 गुना से ज़्यादा है। 2005 में 1.9% थी वैश्विक सेवा निर्यात में हिस्सेदारी। 2023 में 4.3% हो गई भारत में वैश्विक सेवा निर्यात में हिस्सेदारी। 2 गुना से बढ़ गया है 2005 के बाद में। वैश्विक सेवा निर्यात में हिस्सेदारी 2 गुना से ज़्यादा बढ़ गई है 2005 की तुलना में 23 में। जहां 2005 में 1.9% था सेवा निर्यात में हिस्सेदारी,
अब 2023 में 4.3% हो गई है भारत की हिस्सेदारी सेवा निर्यात में। कीमतें और मुद्रास्फीति। IMF ने कहा है 2024 वैश्विक मुद्रास्फीति 5.7% रही है। IMF ने बताया है कि 2024 में वैश्विक मुद्रास्फीति 5.7% रही, 5.7% वैश्विक मुद्रास्फीति, ग्लोबल इन्फ्लेशन। भारत के बारे में कहा है हेडलाइन मुद्रास्फीति 2026 में RBI ने कहा है 4.2% होगी। RBI ने कहा है कि भारत में जो हेडलाइन मुद्रास्फीति 2026 में 4.2% की होगी। IMF ने कहा है फाइनेंशियल ईयर 25 में 4.4% और 26 में 4.1% ये हेडलाइन मुद्रास्फीति होगी भारत में। IMF ने कहा है कि भारत की जो मुद्रास्फीति है 4.4% रहेगी फाइनेंशियल ईयर 25 में और 26 में 4.1% रहेगी, ये IMF ने कहा है। RBI ने 4.2% का अनुमान लगाया है 2026 में। मध्यम अवधि का परिदृश्य। 2047 तक विकसित भारत के विजन के लिए भारत को अगले एक दशक तक औसतन 8% की वृद्धि दर की जरूरत होगी। 2047 तक अगर भारत को विकसित होना है तो भारत को अगले एक दशक तक औसतन 8% की वृद्धि की जरूरत होगी। इसलिए निवेश को GDP के 35% तक बढ़ाना होगा। GDP के 35% तक बढ़ाना होगा, जो वर्तमान में 31% है। निवेश 35% तक बढ़ाना होगा, जो वर्तमान में 31% है। FDI वैश्विक अर्थव्यवस्था 1980 में 11 ट्रिलियन $। FDI 1980 में वैश्विक अर्थव्यवस्था में FDI 1980 में $11 ट्रिलियन थे। 2022 में $100 ट्रिलियन से ज़्यादा हो गई है। FDI जो 1980 में $11 ट्रिलियन पूरे दुनिया में थी, FDI 2022 में $100 ट्रिलियन से ज़्यादा FDI हो गई है। वैश्विक जनसंख्या 1980 में 4.4 बिलियन थी, 22 में आकर के 8 बिलियन हो गई है। वैश्विक जनसंख्या जो 1980 में 4.4 बिलियन थी, 2022 में ये जनसंख्या आकर के 8 बिलियन हो गई है। 2022 में 8 बिलियन की जनसंख्या। शहरीकरण 1980 में 39% होता था, 2022 में 57% हो गया है विश्व में। 1980 में जो शहरीकरण था 39% का था, 2022 में 57% हो गया है शहरीकरण पूरी दुनिया में। पवन ऊर्जा की क्षमता में विश्व का 60% चीन से आता है। पवन ऊर्जा की क्षमता विश्व का 60% चीन में है। दुनिया भर में बैटरी निर्माण में 80% क्षमता चीन के पास है। दुनिया की बैटरी निर्माण क्षमता का 80% हिस्सा चीन के पास में है। पवन ऊर्जा क्षमता में 60% चीन का हिस्सेदारी है विश्व में पवन ऊर्जा क्षमता में। निवेश और अवसंरचना दिसंबर अंत 2024 तक रिन्यूएबल एनर्जी 209.4 गीगावाट हो गई है। दिसंबर के अंत में 2024 दिसंबर के अंत तक रिन्यूएबल एनर्जी 209.4 गीगावाट की हो गई है। 209.4 गीगावाट की हो गई है रिन्यूएबल एनर्जी। 209.4 गीगावाट हो गई है दिसंबर 2024 तक। उद्योग विनिर्माण क्षेत्र में वैश्विक हिस्सेदारी भारत की 2.8% है। विनिर्माण क्षेत्र में वैश्विक हिस्सेदारी भारत की 2.8% है। चीन की हिस्सेदारी 28.8% है। जो उद्योग में भारत की हिस्सेदारी है 2.8% और चीन की हिस्सेदारी 28.8% की है। सीमेंट उत्पादन में भारत दूसरे स्थान पर है दुनिया में और चीन पहला है। सीमेंट उत्पादन में भारत दूसरा है,
चीन पहला है। भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार विश्व बाजार का 4% है। भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार विश्व बाजार का 4% है। भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार विश्व बाजार का 4% है। भारत जूट का अग्रणी उत्पादक है। जूट का अग्रणी उत्पादक भारत है। कपास रेशम मानव निर्मित फाइबर में भारत विश्व स्तर पर दूसरा स्थान रखता है। कपास रेशम मानव निर्मित फाइबर में भारत विश्व स्तर पर दूसरा स्थान रखता है। कपड़ा परिधान में छठा सबसे बड़ा निर्यातक है भारत। भारत प्लस विश्व व्यापार में हिस्सेदारी 4% है। भारत का विश्व व्यापार में हिस्सेदारी 4% है कपड़ा परिधान के मामले में 4% की हिस्सेदारी है। भारत का तकनीकी वस्त्र उद्योग विश्व में 5वां है। तकनीकी वस्त्र उद्योग 5वां है भारत में। भारत का जो तकनीकी वस्त्र उद्योग है विश्व में 5वां है। फार्मास्यूटिकल उद्योग दुनिया का तीसरा भारत में है। फार्मास्यूटिकल उद्योग में भारत का जो फार्मास्यूटिकल उद्योग है वो दुनिया का तीसरा स्थान पर है। विश्व चिकित्सा उपकरण का बाजार 1.5% है भारत में। विश्व चिकित्सा उपकरण का बाजार भारत में 1.5% है। एशिया में चौथा स्थान है। जापान, चीन, दक्षिण कोरिया, भारत। एशिया में चौथा स्थान है। जापान, चीन, दक्षिण कोरिया, भारत चिकित्सा उपकरण में। स्मार्टफोन के मामले में 99% स्मार्टफोन देश में निर्मित हो रहे हैं। 99% स्मार्टफोन्स आर मैन्युफैक्चर्ड विद इन द कंट्री। वीपो रिपोर्ट 2022। भारत विश्व में 10 पेटेंट फाइल करने वाले देशों में छठे स्थान पर है। भारत विश्व में 10 पेटेंट फाइल करने वाले देशों में छठे स्थान पर है। वीपो रिपोर्ट 2022। रोजगार सृजन कृषि सबसे बड़ा रोजगार प्रदाता है। उसके बाद में एमएसएमई है दूसरे स्थान पर। सबसे ज़्यादा कृषि, उसके बाद एमएसएमई। सेल्फ रिलायंट इंडिया कोष 50,000 करोड़ रुपए का। सेल्फ रिलायंट इंडिया कोष 50,000 करोड़ रुपए की स्थापना होगी एमएसएमई की सहायता के लिए। इसमें सरकार की ओर से 10,000 करोड़ रुपए, निजी और इक्विटी फंड से 40,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की जाएगी। सेल्फ रिलायंट इंडिया कोष 50,000 करोड़ रुपए का होगा एमएसएमई की सहायता के लिए, जिसमें से सरकार 10,000 करोड़ रुपए देगी और निजी और इक्विटी फंड से 40,000 करोड़ रुपए को इकट्ठा किया जाएगा। सेवा क्षेत्र देश के जीबीए में सेवा का योगदान 55% है। देश के जीबीए में सेवा का योगदान 55% का है। 2024-25 में 55.3% सेवा का योगदान रहा है। 2024-25 में सेवा का योगदान 55.3% रहा है जीबीए में। वैश्विक सेवा निर्यात में भारत 4.3% की हिस्सेदारी रखता है। विश्व में 7वें स्थान पर है। वैश्विक सेवा निर्यात में भारत 7वें स्थान पर है। 13% की हिस्सेदारी में यूएस टॉप पर है। वैश्विक सेवा निर्यात में सबसे ऊपर है अमेरिका। 13% की हिस्सेदारी है सेवा निर्यात में यूएस की। उसके बाद यूके की है। उसके बाद में यूके की है 7% हिस्सेदारी। जर्मनी की 5%। सेवा निर्यात में सबसे ऊपर है यूएस, 13% हिस्सेदारी है। यूके है 7% की हिस्सेदारी दूसरे नंबर पर। जर्मनी है तीसरे नंबर पर सेवा निर्यात में। फिर आयरलैंड है और चीन है। तो भारत की हिस्सेदारी जो है सेवा निर्यात में 7वें स्थान पर है। पिछले दशक यानी 2013 से 23 तक सूचना और कंप्यूटर सेवा में 12.8% की वृद्धि हुई है। 2013 से 23 तक का जो पिछला दशक रहा है, सूचना कंप्यूटर सेवा में 12.8% की वृद्धि हुई है।
कंप्यूटर व्यावसायिक सेवाओं के निर्यात में लगभग 70% है। कंप्यूटर व्यावसायिक सेवा का निर्यात लगभग 70% का हिस्सा रखता है। कंप्यूटर और व्यावसायिक सेवा का निर्यात लगभग 70% का हिस्सा रखता है। कृषि और खाद्य प्रबंधन, फाइनेंशियल ईयर 24 में जीडीपी में योगदान कृषि संबद्ध क्षेत्र का 16% रहा है। फाइनेंशियल ईयर 24 में जीडीपी में योगदान कृषि संबद्ध क्षेत्र का 16% का रहा है। 46.1% आबादी को सहयोग प्रदान करती है कृषि, यानी कि कृषि में रोजगार मिलता है 46.1% लोगों को। जीडीपी में योगदान है 16% का कृषि में। 2017 से 23 तक की चुनौतियों के बावजूद 5% की वार्षिक वृद्धि दर कृषि क्षेत्र में देखी गई है। 2017 से लेकर 23 तक की चुनौतियों के बावजूद 5% की वार्षिक वृद्धि दर कृषि में देखी गई है। भारत विश्व के अनाज उत्पादन में 11.6% का योगदान रखता है। भारत विश्व के अनाज उत्पादन में भारत 11.6% का योगदान रखता है। 11%। फसल पैदावार अन्य देशों की तुलना में कम है, इसलिए उत्पादकता में सुधार करने की जरूरत है। पुष्प उद्योग 100% निर्यात नीति के साथ उभरते उद्योग के रूप में अपनी स्थिति दर्ज की है। पुष्प उद्योग 100% निर्यात नीति के साथ उभरते उद्योग के रूप में अपनी स्थिति दर्ज की है। अंगूर उत्पादन में महाराष्ट्र अग्रणी है। 67% उत्पादन अंगूर का महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र टॉप पर है अंगूर उत्पादन में। खाद्यान्न का उत्पादन 2023-24 में 323.3 मिलियन टन हुआ। खाद्यान्न उत्पादन 323.3 मिलियन टन का हुआ 23-24 में। 24-25 में 353.9 मिलियन टन का अनुमान है। 354 मिलियन टन का अनुमान है। 354 मिलियन टन का अनुमान है 24-25 में। 354 मिलियन टन का अनुमान है 24-25 में। सामाजिक क्षेत्र, सामाजिक सेवाओं पर व्यय केंद्र और राज्य के जो मिला करके फाइनेंशियल ईयर 2021 में 14.8%, 14.8 लाख करोड़ रुपया। सामाजिक सेवाओं पर जो व्यय है वो 2021 में केंद्र और राज्य का सामाजिक सेवा पर व्यय 14.8 लाख करोड़ रुपया। सामाजिक सेवाओं में व्यय केंद्र और राज्य का कुल मिलाकर के 2021 फाइनेंशियल ईयर में 14.8 लाख करोड़ था, जो 2025 में बढ़ करके ये 25.7 लाख करोड़ हो गया है। सामाजिक सेवाओं पर व्यय 2025 में 25.7 लाख करोड़ बढ़ करके हुआ है। विगत 5 साल में सामाजिक सेवाओं के व्यय में 15% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई है। पिछले 5 सालों में सामाजिक सेवा व्यय में 15% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई है सामाजिक सेवाओं के व्यय में। स्वास्थ्य व्यय 2015 से 22 तक सरकारी स्वास्थ्य व्यय की हिस्सेदारी 29% से बढ़कर 48% हो गई है। सरकारी स्वास्थ्य व्यय की हिस्सेदारी 2015 से 22 के बीच में 29% से बढ़कर के 48% हो गई है। सरकारी स्वास्थ्य व्यय बढ़ करके 29% से 48% हो गया है। आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर इसी समय में यानी 15 से 22 के समय में 62.6% से घट करके 39.4% हो गया है। यानी कि जो स्वास्थ्य व्यय है 2015 से 22 के बीच में, उसमें आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर जो पहले 62.6% था, अब ये 39.4% हो गया घट करके। आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर घटा है 39.4%। रोजगार और कौशल विकास, अखिल भारतीय वार्षिक बेरोजगारी दर 15 साल और उससे ज़्यादा आयु के व्यक्तियों में 2017-18 में 6% बेरोजगारी थी। अब 23-24 में घट करके 3.2% रह गई है। अखिल भारतीय वार्षिक बेरोजगारी दर जो 15 साल से ज़्यादा आयु के व्यक्तियों के लिए 17-18 में 6% थी,
बेरोजगारी 23-24 में घट करके 3.2% रह गई है। भारत सबसे युवा राष्ट्रों में से एक के रूप में उभरा है। 10 से 24 साल के आयु में 26% जनसंख्या है भारत की। 10 से 24 साल के आयु के जनसंख्या 26% है। 10 से 24 साल की आयु की जनसंख्या 26% है। इस प्रकार से भारत सबसे युवा राष्ट्रों में से एक के रूप में उभरा है। सकल घरेलू बचत ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग 2022-23 में 30.2% था जीडीपी का। 22-23 में जीडीपी का 30.2% था सकल घरेलू बचत, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग्स 30.2% सेविंग्स रही है। सर्वाधिक बचत घरेलू क्षेत्र में रहा है। सर्वाधिक बचत जो रही है घरेलू क्षेत्र में रही है 18% के आसपास में। सकल पूंजी निर्माण ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन 22-23 में 33% जीडीपी का रहा है। तो कैपिटल फॉर्मेशन 33% जीडीपी का और डोमेस्टिक सेविंग्स 30%, सेविंग्स 30% और कैपिटल फॉर्मेशन 33% ऑफ जीडीपी रहा है। अब देखते हैं आयातकर्ता। जो भारत आयात करता है उनमें शीर्ष कौन आयात वाले देश हैं? चीन 15%, यानी कि भारत जो आयात करता है वो चीन से 15% करता है। सबसे ज़्यादा आयात भारत करता है चीन से। उसके बाद 9% आयात करता है रूस से, 7% यूएई से आयात करता है भारत, 6% यूएस से आयात करता है और 4% सऊदी अरब से आयात करता है भारत। तो जो भारत का आयात स्ट्रक्चर है वो है 15% सबसे ज़्यादा चीन से, रूस से उसके बाद में 9% आयात करता है भारत, यूएई से 7% आयात करता है, यूएस से 6% आयात करता है, 6% इंपोर्ट्स आर कमिंग फ्रॉम यूएस, 4% सऊदी अरब से करता है। तो ये आयात करता देश हैं। भारत जो निर्यात करता है उनमें यूएस को सबसे ज़्यादा निर्यात करता है 17%, यूएई को 8% निर्यात करता है दूसरे नंबर पर, नीदरलैंड को 5% भारत निर्यात करता है, चीन को 4% निर्यात करता है, सिंगापुर को 3% निर्यात करता है। तो भारत का जो निर्यात है वो सबसे ज़्यादा 17% यूएस को जाता है और यूएई को जाता है 8% का निर्यात, 5% जाता है नीदरलैंड को, चीन को 4% निर्यात जाता है, सिंगापुर को 3% जाता है। तो ये निर्यात वाले देश हैं। विदेशी ऋण सितंबर 2024 में 19.4% जीडीपी के, जून 2024 से थोड़ा बढ़ा है विदेशी ऋण। दिसंबर 2024 में विदेशी ऋण 717.9 बिलियन यूएस डॉलर रहा है। 717 लगभग 718 बिलियन डॉलर का विदेशी ऋण रहा है भारत के। भारत का विदेशी ऋण लगभग 718 बिलियन डॉलर रहा, यानी कि 717.9 बिलियन डॉलर, 718 बिलियन डॉलर का विदेशी ऋण रहा है दिसंबर 2024 में। हालांकि ओवरऑल स्थिर रहा है विदेशी ऋण। सबसे ज़्यादा जो विदेशी ऋण का जो स्ट्रक्चर है वो डॉलर में रहा है, 53% डॉलर में ऋण रहा है, फिर 31% भारतीय रुपया में रहा है, 5% एसडीआर में रहा है, 3% यूरो में ऋण रहा है। इस प्रकार से ऋण का स्ट्रक्चर है। सबसे ज़्यादा डॉलर में ऋण रहा है, उसके बाद भारतीय रुपया में रहा है, फिर एसडीआर में रहा है। सेवाओं का विश्व जीडीपी में 62% योगदान रहा है। पूरे दुनिया की जो जीडीपी है उसमें सेवाओं का जो योगदान है 62% रहा है। भारत का योगदान इसमें 55% रहा है सेवाओं में। भारत में सेवाओं का योगदान पूरी जीडीपी में रहा है 55% का। ये सेवाएं 30% कार्यबल को रोजगार देती है भारत में,
30% पीपुल आर एम्प्लॉयड बाई सर्विसेज सेक्टर। व्यापारिक साझेदार, अमेरिका सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, उसके बाद चीन है, फिर यूएई है। व्यापारिक साझेदार जो भारत का सबसे बड़ा है वो अमेरिका है, फिर उसके बाद चीन है, उसके बाद यूएई है। अमेरिका, चीन, यूएई, ये व्यापारिक साझेदार है भारत के। अब आता है उत्तर प्रदेश का बजट। 2025-26 में उत्तर प्रदेश का बजट। उत्तर प्रदेश का बजट 20 फरवरी 2025 को बजट पेश किया गया है। 20 फरवरी 2025 को बजट पेश किया गया है और इसका लक्ष्य रखा गया है $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाना। उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा गया है। उत्तर प्रदेश के बजट का आकार है 808,736.06 करोड़। 808,736 808,736.06 करोड़, यानी कि 8.08 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है। 8.08 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है। 9.8% ये ज़्यादा है पिछले वर्ष से। 9.8% ये ज़्यादा है पिछले वर्ष से। 8.08 लाख करोड़ का बजट उत्तर प्रदेश में पेश किया गया है। टोटल रिसीट 7.79 लाख करोड़ रुपए की रही है। टोटल जो रिसीट रही है 7.79 लाख करोड़ रुपए की रही है, जिसमें से रेवेन्यू रिसीट 6.63 लाख करोड़, कैपिटल रिसीट 1.16 लाख करोड़ रुपए की रही है। टोटल जो रिसीट है 7.79 लाख करोड़ का, लगभग 7.79 लाख करोड़ रुपए का ये टोटल रिसीट रहा है उत्तर प्रदेश का। इसमें से 6.63 लाख करोड़ रेवेन्यू रिसीट है और कैपिटल रिसीट है 1.16 लाख करोड़। रेवेन्यू रिसीट में स्टेट्स ओन टैक्स रेवेन्यू, स्टेट का ओन टैक्स रेवेन्यू 2.95 लाख करोड़। इसमें से ओन टैक्स रेवेन्यू जो स्टेट का रहा है 2.95 लाख करोड़ और शेयर फ्रॉम सेंटर, जो सेंटर का शेयर रहा है, सेंटर का शेयर रहा है वो 2.55 लाख करोड़। सेंटर का जो शेयर रहा है 2.55 लाख करोड़। कैपिटल अकाउंट पर जो एक्सपेंडिचर टोटल रहा है 8.08 लाख करोड़ का। टोटल जो एक्सपेंडिचर रहा है 8.08 लाख करोड़ रुपए का। यानी कि जो बजट का आकार रहा है वही उसका एक्सपेंडिचर है 8.08 लाख करोड़ रुपए का। इसमें से रेवेन्यू अकाउंट पे जो एक्सपेंडिचर हुआ है 5.83 लाख करोड़ का रहा है। रेवेन्यू अकाउंट पर जो एक्सपेंडिचर रहा है 5.83 लाख करोड़ का रहा है। कैपिटल अकाउंट पर जो एक्सपेंडिचर रहा है वो 2.25 लाख करोड़ पर का रहा है। रेवेन्यू अकाउंट पर जो एक्सपेंडिचर रहा है उत्तर प्रदेश का 5.83 लाख करोड़ का। कैपिटल अकाउंट में जो एक्सपेंडिचर रहा है उत्तर प्रदेश का वो 2.25 लाख करोड़ का। फिस्कल डेफिसिट जो
राजकोषीय घाटा है उत्तर प्रदेश का, वह 2.97% जीएसडीपी का, राज्य की जीडीपी का 2.97% ये फिस्कल डेफिसिट रहा है उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश बजट 25-26 का सार, उत्तर प्रदेश बजट 25-26 का सार। रुपया आता है उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा 37% जो आता है स्वयं के कर राजस्व से आता है। उत्तर प्रदेश में जो पैसा आता है सबसे ज़्यादा 37% स्वयं के कर राजस्व से आता है। उसके बाद में आता है 32% केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा, 32% जो आता है उसके बाद में केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा से आता है 32%। उसके बाद में 14% आता है लोक ऋण से यानी कि लोन से, और उसके बाद में केंद्र सरकार से सहायता अनुदान 11% का, केंद्र सरकार से सहायता अनुदान ये आता है 11% का। फिर आता है नॉन टैक्स रेवेन्यू 3% का। तो उत्तर प्रदेश के बजट में जो सबसे ज़्यादा जो रिसीट होती है, जो पैसा सबसे ज़्यादा जहाँ से आता है वो है स्वयं के कर राजस्व से, जो कि 37% है। उसके बाद में आता है केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा 32% से। फिर उसके बाद में लोक ऋण आता है 14%। उसके बाद में केंद्र सरकार से सहायता अनुदान आता है 11% का। फिर कर इतर राजस्व आता है 3% का। तो इस प्रकार से उत्तर प्रदेश में जो रुपया आता है उसका विवरण है। अब रुपया जाता कहाँ है उत्तर प्रदेश में? रुपया जाता है सबसे ज़्यादा जो खर्च होता है पूंजीगत परिव्यय में 20%। उत्तर प्रदेश में जो सबसे ज़्यादा खर्च होता है वो पूंजीगत परिव्यय में, पूंजीगत परिव्यय में 20% उत्तर प्रदेश का जाता है। उसके बाद 16% में अन्य व्यय आते हैं। फिर 12% में सरकारी कर्मचारियों के वेतन दिए जाते हैं 12% में। 11% में पेंशन दिया जाता है, 11% में पेंशन दिया जाता है। 10% जो है वेतन जो सहायता प्राप्त संस्थान है उनको दिए जाते हैं। 8% में ब्याज दिया जाता है उत्तर प्रदेश में। ऋणों का प्रतिदान के लिए 6%, सहायता अनुदान 6%। यानी कि जो रुपया जाता है उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा पूंजीगत परिव्यय में जाता है 20%। उत्तर प्रदेश के बजट में जो सबसे ज़्यादा पैसा जाता है 20% वो पूंजीगत परिव्यय में जाता है। 16% जो जाता है अन्य व्यय में। 12% सरकारी कर्मचारियों के वेतन में जाता है 12%, सरकारी कर्मचारियों के वेतन में जाता है 12%। 11% पेंशन में जाता है, 11% पेंशन में। 10% जो जाता है उत्तर प्रदेश में वो सहायता प्राप्त संस्थानों के वेतन के लिए जाता है। और ब्याज में 8% जाता है उत्तर प्रदेश का। ऋणों के प्रतिदान के लिए 6% जाता है, 6% सहायता अनुदान में जाता है। तो इस प्रकार से उत्तर प्रदेश का जो खर्च है वो हुआ। उत्तर प्रदेश को 1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के लिए 10 क्षेत्रों को चिन्हित किया गया है। कृषि, अवस्थापना, उद्योग, आईटी इलेक्ट्रॉनिक्स, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन, नगर विकास, वित्तीय सेवाएं, ऊर्जा, पूंजी निवेश। 1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने के लिए 10 क्षेत्रों को चिन्हित किया गया जहां पर काम करने की ज़रूरत है। कृषि पर, अवस्थापना पर यानी इंफ्रास्ट्रक्चर, उद्योग, आईटी इलेक्ट्रॉनिक्स, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन, नगर विकास, अर्बन डेवलपमेंट, वित्तीय सेवाएं, ऊर्जा, पूंजी निवेश।
ये क्षेत्र हैं जहां पर काम करने की जरूरत है। नीति आयोग राजकोषीय स्थिति रिपोर्ट, नीति आयोग के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है, राजकोषीय स्थिति रिपोर्ट। 2014-15 से 2022-23 तक यूपी को फ्रंट रनर की श्रेणी में रखा गया है। यूपी को फ्रंट रनर की श्रेणी में रखा गया है राजकोषीय स्थिति रिपोर्ट में नीति आयोग के। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण पर व्यय 2018-19 में कुल व्यय का 4.9%, 22-23 में बढ़ करके 6.5%। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण पर व्यय जो हुआ है कुल व्यय का 4.9%, 23-24 में बढ़ करके 6.5%। 18-19 में कुल व्यय का 4.9%, 23-24 में बढ़ करके 6.5% हुआ है। स्वास्थ्य पर व्यय 2022-23 में 6.5% हुआ है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण पर व्यय उत्तर प्रदेश का 2018-19 में था 4.9%, 22-23 में बढ़ करके हुआ है 6.5% उत्तर प्रदेश का। देश के प्रमुख राज्यों में सर्वाधिक है, ये जो देश के प्रमुख राज्यों में सर्वाधिक था। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण पर व्यय देश में सभी राज्यों की स्वयं के कर प्राप्तियों में यूपी का स्थान दूसरा है। पहला स्थान महाराष्ट्र का है और दूसरा स्थान उत्तर प्रदेश का है। देश में सभी राज्यों की स्वयं के कर प्राप्तियों में उत्तर प्रदेश का स्थान दूसरा है। सभी राज्यों में स्वयं के कर प्राप्तियों में उत्तर प्रदेश का स्थान दूसरा है। प्रदेश की ऋणग्रस्तता 16-17 में जीएसडीपी का 36.7% था, 22-23 में घट करके 30.4% रह गया है ऋणग्रस्तता। 2016-17 में जो जीएसडीपी का 36.7% था ऋणग्रस्तता, 2022-23 में घट करके ये 30.4% हो गई है ऋणग्रस्तता। उत्तर प्रदेश की ऋणग्रस्तता घटी है, 30.4% हुई है 22-23 में। उत्तर प्रदेश का जीएसडीपी 17-18 में 12.89 लाख करोड़ का था। उत्तर प्रदेश की जीएसडीपी 2017-18 में 12.89 लाख करोड़ का था। अब ये 2 गुना से ज़्यादा हो गया है। 2023-24 में 27.51 लाख करोड़ हो गया है। 2023-24 में 27.51 लाख करोड़ रुपया हो गया है। 2 गुना से ज़्यादा बढ़ गई है जीडीपी उत्तर प्रदेश की। 12.89 लाख करोड़ था 17-18 में, और 2023-24 में जीएसडीपी हो गई है उत्तर प्रदेश की 2023-24 में 27.51 लाख करोड़ रुपया। 2 गुना से ज़्यादा वृद्धि। जीडीपी वृद्धि दर यूपी उसमें अग्रणी स्थान रखता है। 23-24 में देश की जीडीपी वृद्धि दर 9.6% थी और उत्तर प्रदेश की 11.6% रही। 2023-24 में देश की जीडीपी वृद्धि दर 9.6% की थी और उत्तर प्रदेश की 11.6% रही। जीडीपी वृद्धि दर में उत्तर प्रदेश अग्रणी रहा है। उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय 2016-17 में 52,671 रुपये थी 16-17 में प्रति व्यक्ति आय, और 19-20 में ये 65,660 रुपये हो गई है प्रति व्यक्ति आय। उत्तर प्रदेश में 2019-20 में 65,660 रुपये हो गई है। 16-17 में 52,671 रुपये थी, 65,660 हो गई है 19-20 में। पूंजीगत परिव्यय कुल बजट का 20.5%। पूंजीगत परिव्यय कुल बजट का 20.5%। पूंजीगत परिव्यय कुल बजट का 20.5%। अवस्थापना विकास 22%, शिक्षा 13%। पूंजीगत परिव्यय जो है कुल बजट का उत्तर प्रदेश में 20.5% रहा है पूंजीगत परिव्यय। अब इसमें है अवस्थापना विकास को सबसे ज़्यादा, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सबसे ज़्यादा 22% दिया गया है, शिक्षा के लिए 13% दिया गया है, कृषि के लिए 11% और स्वास्थ्य के लिए 6%, सामाजिक सुरक्षा के लिए 4% दिया गया है। जो उत्तर प्रदेश का पूंजीगत परिव्यय है बजट है में, वो सबसे ज़्यादा जो खर्च किया गया है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 22%,
शिक्षा के लिए 13% खर्च किया गया है, कृषि के लिए 11%, स्वास्थ्य के लिए 6%, सामाजिक सुरक्षा के लिए 4%। ये उत्तर प्रदेश में बजट में पूंजीगत परिव्यय है। जीरो पावर्टी अभियान 2 अक्टूबर 2024 को गांधी जयंती के अवसर पर लॉन्च किया गया। प्रत्येक ग्राम पंचायत से निर्धनतम परिवारों को की आय 1.25 लाख रुपए प्रति सालाना करने का लक्ष्य है। जीरो पावर्टी अभियान 2 अक्टूबर 2024 गांधी जयंती के अवसर पर शुरू किया गया है। प्रत्येक ग्राम पंचायत से निर्धनतम परिवारों की आय 1.25 लाख प्रति वर्ष करने का लक्ष्य है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान 2024-25 सूक्ष्म उद्यम स्थापना हेतु युवाओं को गारंटी मुक्त ब्याज मुक्त ऋण देंगे। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान सूक्ष्म उद्यम स्थापना के लिए युवाओं को गारंटी मुक्त और ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। प्रतिवर्ष 1 लाख नए सूक्ष्म उद्योगों की स्थापना का लक्ष्य है। प्रतिवर्ष 1 लाख नए सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना का लक्ष्य है। मनरेगा 8 जनवरी 2025 को 8 जनवरी 2025 तक 27.4 करोड़ मानव दिवस सृजन किए गए। मनरेगा में उत्तर प्रदेश की बात है ये। 8 जनवरी 2025 तक 27.4 करोड़ मानव दिवस का सृजन किया गया। मानव दिवस के सृजन वित्तीय प्रगति में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर आया है। मानव दिवस के सृजन और वित्तीय प्रगति में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर रहा है। महिलाओं की सहभागिता 42% तक रही है। इसमें मनरेगा में महिलाओं की सहभागिता 42% तक रही है उत्तर प्रदेश में। एमएसएमई में उत्तर प्रदेश 96 लाख एमएसएमई है उत्तर प्रदेश में। 96 लाख एमएसएमई हैं उत्तर प्रदेश में। 1.65 करोड़ लोगों को रोजगार देता है एमएसएमई उत्तर प्रदेश में। इसमें भी अग्रणी है उत्तर प्रदेश। 1.65 करोड़ लोगों को रोजगार देता है एमएसएमई, इसमें उत्तर प्रदेश अग्रणी है। रोजगार कृषि के बाद हथकरघा उत्तर प्रदेश में है। अगर रोजगार की बात करें तो सबसे पहला कृषि है, उसके बाद हथकरघा उद्योग है उत्तर प्रदेश में। यूपी में 8 डेटा सेंटर पार्क की स्थापना 30,000 करोड़ रुपए के निवेश से 900 मेगावाट क्षमता का लक्ष्य है। 8 डेटा सेंटर पार्क की स्थापना होगी उत्तर प्रदेश में 30,000 करोड़ रुपए के निवेश से। यूपी सेमीकंडक्टर नीति 2024 वैश्विक निवेश को आकर्षित करने के लिए यूपी सेमीकंडक्टर नीति 2024 सेमीकंडक्टर के लिए डेडिकेटेड प्रावधान करने वाला उत्तर प्रदेश देश में चौथा राज्य बन गया है। सेमीकंडक्टर के लिए डेडिकेटेड प्रावधान करने वालों में उत्तर प्रदेश का देश में चौथा स्थान हो गया है। राज्य में 5 कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के स्थापित हैं। राज्य में 5 कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय स्थापित हैं। 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों की स्थापना जिसमें 4 क्रियाशील हैं। 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों की स्थापना जिसमें 4 क्रियाशील हैं। 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों की स्थापना राज्य में उत्तर प्रदेश में जिसमें 4 क्रियाशील हैं। राज्य में वनाच्छादन भौगोलिक क्षेत्र का 9.96% लगभग 10% के आसपास में 9.96% यानी कि लगभग 10% के आसपास भौगोलिक क्षेत्र का जो 10% है लगभग वनाच्छादन है उत्तर प्रदेश में। वनाच्छादन वृक्षावरण में के वृद्धि के संदर्भ में देश में दूसरा स्थान रखता है उत्तर प्रदेश। वनाच्छादन और वृक्षावरण के वृद्धि में ये देश के में दूसरा स्थान रखता है उत्तर प्रदेश। बाघों की संख्या 2018 में 173 थी, अब 2022 में 205 हो गई है। बाघों की संख्या 2018 में 173 थी, 2022 में 205 हो गई उत्तर प्रदेश में। गिद्ध प्रजनन केंद्र कैंपियरगंज गोरखपुर में बनाया जा रहा है। गिद्ध प्रजनन केंद्र कैंपियरगंज गोरखपुर में। भारत में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान पीएम ज्योति बीमा योजना। पहला स्थान जो उत्तर प्रदेश को मिला पीएम ज्योति बीमा योजना में, पीएम सुरक्षा बीमा योजना में, पीएम जनधन योजना में, आयुष्मान कार्ड बनाने में ये उत्तर प्रदेश का पहला स्थान रहा है देश में। पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना में,
पीएम सुरक्षा बीमा योजना में, पीएम जनधन योजना में, आयुष्मान कार्ड बनाने में, अटल पेंशन योजना में उत्कृष्ट प्रदर्शन इसने किया है उत्तर प्रदेश ने। अटल पेंशन योजना में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है उत्तर प्रदेश ने। अटल पेंशन योजना में उत्कृष्ट प्रदर्शन।